अब जीरोफाइट्स के बारे में थोड़ा स्टडी करें। जीरोफाइट्स are adapted to live in a dry conditions. Basically they are drought evaders. ड्राउट पसंद नहीं करते, इवेड करने के लिए मैकेनिज्म वो डेवलप कर रखा है। पसंद नहीं करते मतलब उसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, उन्होंने अपने को एडेप्ट कर रखा है उसी इन्वायरमेंट में सरवाइव करने। दे आर सम ज़ेरोफाइट्स आर ड्राउट एस्केपर्स। ओके, अब उसमें भी कुछ पेरेनियल्स हैं जो सालों भर आपको दिखाई देंगे, एफेमेरल एनुअल्स कहते हैं। कुछ जेरोफाइट्स सक्लेंट दिखाई देंगे जिनके स्टेम, लीफ, रूट देखोगे तो वो श्वेल्ड होता है, और कुछ नन सक्लेंट होता है जिसमें श्वेलिंग नहीं होती उनके लीव्स में या उनके स्टेम्स में। ठीक है, तो आपको वेराइटी ऑफ जेरोफाइट्स होते हैं, बट जेरोफाइट्स में एक कॉमन है क्या, देयर आर, अगर हम देखेंगे ओपिनियन ऑफ क्लाइमेटोलॉजीज रिगार्डिंग डेफिनीशन, तो एक डेफिनीशन नहीं है और बहुत कंफ्यूजिंग है कि किस प्लांट को ज़ेरोफाइट्स कहेंगे, ट्रू ज़ेरोफाइट्स, और किसको नहीं कहेंगे। तो बेसिकली कॉमन जो वर्शन है उसके लिए ज़ेरोफाइट्स क्या है, ड्राई एरिया में ग्रो करने वाला पौधा। बट बॉटनिस्ट क्लासीफाई देम डिफरेंटली, बट बॉटनिस्ट उसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, इसलिए उसका कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन है। ठीक है, देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन डेफिनेशन। तो मैंने यहाँ डॉबिनमायर का डेफिनेशन लिखा है, देखो उन्होंने क्या कहा। डिफाइन जेरोफाइट्स एज अ प्लांट्स विच ग्रो ऑन सबस्ट्रेटा दैट यूजुअली बिकम डिप्लीटेड ऑफ ग्रोथ वाटर टू अ डेप्थ ऑफ at least 2 decimeter during a normal season। अब ये दैट इज अ टेक्निकल डेफिनेशन नहीं, टेक्निकल डेफिनेशन है डॉबिनमायर का। इन्होंने क्या कहा, देखो ज़ेरोफाइट हम उन पौधे को कह सकते हैं, उस प्लांट को कह सकते हैं जो सबस्ट्रेटा, ऐसे सबस्ट्रेटा पे ग्रो करते हैं, ऐसे सतह या पे ग्रो करते हैं। ठीक है, जहाँ की क्या दिखाई देता है, डिप्लीशन ऑफ द वाटर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, जहाँ पानी की कमी दिखाई देती है जो कि सफिशिएंट होता है ग्रो के लिए, टू अ डेप्थ ऑफ एटलीस्ट 2 डेसीमीटर ड्यूरिंग अ नॉर्मल सीजन। ठीक है, तो ये टेक्निकल डेफिनेशन। इस कंडीशंस में जो भी पौधे ग्रो करेंगे अकॉर्डिंग टू डॉबिनमायर दे आर नोन एज ज़ेरोफाइट्स, और इस कंडीशंस के अलावा किसी कंडीशन में ग्रो करेंगे तो इनके अकॉर्डिंग वो फिर ज़ेरोफाइट नहीं है, बट ऐसा सभी नहीं मानते। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि अब देखो ओपेनहाइमर का क्या है ओपिनियन, व्हाट ही स्टेटेड दैट all morphological, anatomical and physiological modifications which may assist the plant to cope with the environment water deficit are known as xerophytic adaptation in the plant। तो इन्होंने क्या कहा, ओपेनहाइमर ने, इन्होंने कहा कि पौधे जब अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, और एनाटॉमिकल चेंजेस करते हैं, किस लिए करते हैं, वाटर डेफिशिट कंडीशन में ग्रो करने के लिए, तो हम उसे ज़ेरोफिटिक एडेप्टेशन कहते हैं, और ऐसे पौधे को ज़ेरोफाइट्स कहते हैं जिनमें वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस गिवन बाय द डिफरेंट बॉटनिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट और साइंटिस्ट। अब ये कॉमन कुछ आपको यहाँ लेके आया ज़ेरोफाइट्स। ठीक है तो कॉमन ज़ेरोफाइट्स देखो ये कंडीशंस। अब यहाँ आपको फिर यूनिक दिखाई देंगे वैरायटी। यहाँ देख रहे हो स्टेम्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, और स्टेम्स के ऊपर स्पाइंस दिखाई दे रहे हैं, कांटे। ठीक है, तो यहाँ लिफ जो है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो गया। यहाँ देखो, यहाँ इन पौधे को देखो, इसमें लिप्स देखो वेरी स्मॉल है, और यहाँ पीटियोल देखो, आपने अभी हाइड्रोफाइट्स में पेटियोल देखा था, वो पेटियोल जो कि लिफ को कनेक्ट करता था, लॉन्ग था, हॉलो था। यहाँ देखिए ब्रॉड है पेटियोल्स, और लिप्स यहाँ छोटे हैं। देखो रूट्स वेल डेवलप्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो
यहाँ भी ये स्पाइंस हैं डेवलप, ठीक है। लिप्स जो है वो ब्रॉड नहीं है, ध्यान से देखना, लिप्स ब्रॉड नहीं है, स्पाइन यहाँ भी डेवलप है। इनको देखो, ये फाइलोक्लैड दिख रहा है आपको, फाइलोक्लैड। अभी ये देखना है वेदर इट इज अ स्टेम और इट इज अ लीफ। आपको जो दिख रहा है ये फाइलोक्लैड, वेदर इट इज अ स्टेम और इट इज अ लीफ। उसके ऊपर क्या है, स्पाइन है और फ्लावर्स है। तो ये आपको डिफरेंट क्या दिखाई दिया, ज़ेरोफाइट्स। they are adapted to survive in the dry regions। अब वन बाई वन स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन को, क्लासिफिकेशन ऑफ ज़ेरोफाइट्स। नाउ व्हेन यू लुक एट द ज़ेरोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स को हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक एफेमेरल एनुअल, दूसरा सक्लेंट और तीसरा नॉन सक्लेंट, ठीक है। So we can categorize the xerophytic plant into three different heads. One is ephemeral, what I have said, ephemeral annuals. Second, succulent, and third जो होगा वो non succulent। अब पहले मैंने यहाँ पर ephemeral annuals को क्लासीफाई किया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर लिखे और उनके कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। So when you look at ephemeral annuals, they are also known as drought evaders और द ड्राउट स्कैपर्स। तो एक तो ऑब्जेक्टिव आपकी यही सॉल्व हो जाएगी नेम से ही, क्योंकि यही पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्राउट एवॉइडर्स और द ड्राउट स्कैपर्स। ओके, so you must keep in mind, I have mentioned here, or as I have said, this topic is very important for your preliminary exam also। यूपीएससी प्री में काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ से, तो इसलिए आपको हेल्प करेगा। एफेमेरल एनुअल्स, they are mostly found in the arid zones। Obviously all xerophytes are mostly found in the arid area, so ephemeral annuals are also found in the arid area। What is the arid area? Where the moisture content of the soil is less, that area are known as arid, ठीक है ना। जहाँ soil में moisture content कम हो हम उस region को arid कहेंगे। Okay, now they complete the life cycle in very short period। word लिखा है annuals, एक साल में ही इनको अपना पूरा ब्रीडिंग, रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग कर लेना है, एक ही साल में इनको अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करना है, इसलिए वर्ड है एनुअल। तो ये अपना पूरा 6 to 8 वीक्स में पूरा कर लेते हैं, 6 to 8 वीक्स में ही ये पूरा कर लेते हैं, ठीक है, इतनी फास्ट। द साइज इज स्मॉल एंड द सूट समटाइम्स लार्ज इन रिलेशन टू द रूट्स। रूट्स के कंपैरिजन में इनकी सूट्स थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन ओवरऑल पौधे की साइज छोटी होती है। क्या कहा, ऐसे पौधे को एफेमेरल एनुअल्स, वेयर इट ग्रो इन द ड्राई रीजन। ओके, एंड दे आर एनुअल, सो दे कैन कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, 6 to 8 वीक्स। फिर लिखा है escape the dryness and in external and the internal environment। ये इंटरनल कंडीशन भी ड्राई है, उसको भी अवॉइड करने के लिए इन्होंने एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन कर रखा है, और बाहरी इन्वायरमेंट भी अगर ड्राई है तो उसके लिए भी इन्होंने एडेप्टेशन कर रखा है। तो इन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के इन्वायरमेंट को अवॉइड करने के लिए क्या कर रखा है, एडेप्टेशन कर रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल है आर्जीमोन, और ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ट्राइबलस टेरेस्ट्रिस, ट्रायंथेमा स्पीसीज, कारथेमस स्पीसीज, ये। उसके अलावा आर्जीमोन, आर्जीमोन आपको पता है, आर्जीमोन अगर खेतों में चले जाए आपको दिखाई देगा, उसको लोग कहते हैं कटेला, कांटे होते हैं, पत्तियां चौड़ी होती हैं, फैली रहती हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा, ठीक है, सोलेनम, जैंथोकार्पम, कैशिया तोरा। अब आपको ये सारे बॉटनिकल नेम याद नहीं रखने हैं, ठीक है ना। आर्जीमोन याद रखो, कैशिया याद रखो, ट्राइबुलस याद रखो, ट्रायंथेमा याद रखो, कारथेमस। 2-3 एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे। आर्जीमोन इज अ वेरी फेमस एग्जाम्पल, तो आर्जीमोन याद रखिए, एफेमेरल एनुअल्स का। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है।
ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सक्लेंट्स। नेम से ही क्लियर है, यहाँ पर पौधों में स्पेशली श्वेल्ड स्ट्रक्चर होगा। दे आर द प्लांट्स दैट सफर फ्रॉम द ड्राइनेस इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ओनली, नॉट द इंटरनल एनवायरमेंट। हमने देखा था एफेमेरल में बोथ internal stress is there as well as external stress is there. Internally the condition of dryness is also there and external dryness is also there, lack of moisture. But यहाँ external dryness condition में ये grow करते हैं, बाहर में moisture की कमी है, soil में नमी की कमी है, वहाँ पर ये grow करते हैं। ठीक है, इनको succulents कहते हैं। अब सक्लेंट्स में क्या होता है, फ्लेशी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। स्टेम फ्लेशी होगा, मोटा होगा, लीव्स भी और रूट्स भी, तो ये फ्लेशी ऑर्गन डेवलप करते हैं। फ्लेशी स्टेम, फ्लेशी रूट्स, फ्लेशी लीव्स, टू स्टोर वाटर। पर्पस क्या है वो फ्लेशी का, टू स्टोर वाटर, सो टू फॉर द स्टोरेज ऑफ द वाटर, ओके, एंड सर्व एज अ वाटर स्टोरेज। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन दिस फ्लेशी ऑर्गन serve as a water storage organ which accumulate large amount of water during the brief rainy season. रेनी सीजन में सफिशिएंट मॉइस्चर मिलता है, उसी समय वाटर स्टोर कर कर इसने कंजर्व कर लिया इन दैट सक्लेंट पार्ट, इन दैट श्वेल्ड रीजन। ओके, एग्जाम्पल आई हैड गिवन कैक्टाई। कैक्टस के दो मैंने यहाँ पे वेराइटीज लिखी है, अगेव एंड सीवा। Okay, these are two genera of the cacti. Now apart from the cacti, some other plants having also such kind of modification or adaptation to survive in that condition. Cacti के अलावा और कैसा पौधा, जैसे एलो। एलो किसको कहते हैं, एलो इज द एलोवेरा, एलोवेरा को ही कहते हैं। ठीक है, यूफॉर्बिया, अपोन्शिया, ये सारे जो पौधे हैं, अभी मैं इसके डायग्राम्स भी दिखाऊंगा। ये सारे पौधे में तुम देखोगे क्या है, दीज आर द सक्लेंट प्लांट, दे हैव द स्पेशल मॉडिफिकेशन, दे हैव द फ्लेशी स्ट्रक्चर। ओके, द रूट सिस्टम यहाँ अगर देखेंगे इज वेल डेवलप्ड एंड द स्टेम इज सॉलिड, द लीफ इज थिक एंड लेदरी एंड सक्लेंट। व्हाई सच काइंड ऑफ थिंग्स, टू कंजर्व द वाटर and to absorb the water. The root system is well developed to absorb the water which is deeply present in the desertic area or in the dry area. While the fleshy structure is present, the leaf is thick, okay, the stem is fleshy, succulent to conserve the water. मैंने कहा रेनी सीजन में ये वाटर कंजर्व करके रख लेते हैं अपने पास, और ड्राई जब सीजन आता है तो उसको वो यूज करते हैं। नाउ अब देखो, some plants, some succulent plants like Opuntia and Euphorbia, stem become succulent, stem thick होता है, और इसीलिए इन पौधे को कहते हैं फ्लेशी जेरोफाइट्स। क्या बोलते हैं उसे, फ्लेशी जेरोफाइट्स, बिकॉज देयर स्टेम इज स्वेल्ड टू कंजर्व द वाटर। दूसरा मैंने एक और वर्ड यूज किया है, क्या वर्ड यूज किया है, मैलेकोफाइलस जेरोफाइट्स। ब्रायोफाइलम देखोगे, घरों में भी लोग लगाते हैं ब्रायोफाइलम, उनके लीफ से ही फिर से पौधा निकलता है। ब्रायोफाइलम देखोगे तो उसके लीफ से ही फिर पौधा निकलेगा। ठीक है, ये टूट के मिट्टी में गिरेगा तो फिर नया पौधा आ जाएगा। ठीक है, तो आप घर में भी लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि डैट वोंट नीड सो मच सो मॉइस्चर। आप देख ही रहे हो वो सक्लेंट प्लांट है, लीफ उसकी थिक होती है। ठीक है, ब्रायोफाइलम की, तो उसको मैलेकोफाइलस जेरोफाइट्स कहते हैं। जैसे बेगोनिया, ब्रायोफाइलम, यका, ठीक है ना, ट्रेडेस्कैंटिया, द लीव्स बिकम फ्लेशी। मैलेकोफाइलस में लीफ फ्लेशी होगा और फ्लेशी जेरोफाइट्स के अंदर स्टेम फ्लेशी होगा। देयर इज अ डिफरेंस, यहाँ स्टेम फ्लेशी है और यहाँ लीफ फ्लेशी है। ठीक है, इसको मैलेकोफाइलस कहते हैं, इसे फ्लेशी जेरोफाइट्स कहते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंसेस। कभी अगर टेक्निकल टर्म्स आ गए तो आपको पता होने चाहिए, यू जस्ट मस्ट हियर दैट टर्म्स, इतना भी टफ नहीं है समझना। ठीक है, और इनके यहाँ तुमने क्या देखा,
कि अपनशिया, यूफॉर्बिया, इनके स्टेम्स में वाटर कंजर्व है, स्टेम फ्लेसी है, फ्लेशी जेरोफाइट्स है। ब्रायोफाइलम, यक्का, ट्रास, ठीक है ना, ट्राडिस्केंटिया, बेगोनिया, इनमें तुमने क्या देखा, लिफ श्वेल्ड है, लिफ के अंदर वाटर क्या है, स्टोर्ड है। लेकिन इसके विपरीत यहां देखोगे शीबा में या एस्पार्गस में रूट्स के अंदर वाटर स्टोर्ड है। तो मैंने आपको सक्लेंट में भी 3 तरह के सक्लेंट्स दिया। एक मैंने कहा जिसके स्टेम के अंदर वाटर स्टोर्ड है, एक मैंने क्या कहा, लिफ को उसने फ्लेशी डेवलप किया है, ऐसा एडेप्टेशन किया है कि लिफ जो है वो सक्लेंट है, वहां वाटर स्टोर हो रहा है। और तीसरा एग्जाम्पल मैंने क्या दिया कि रूट सक्लेंट है, रूट श्वेल्ड है, वहां वाटर कंजर्वेशन कर रहे हैं, वो वाटर स्टोर कर कर रखते हैं। तो तुमने देखा सक्लेंट्स में भी कई वेराइटीज हैं। अब अगर कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लें इसके, ये देखो, ठीक है, ये देखो एलो, ठीक है ना, एलोवेरा और अगेव कैक्टाई का ये एक वेराइटी है, देख रहे हो अगेव, ठीक है ना, हैवॉर्थिया, यहाँ देखिए आपके लिए ये भी एलोवेरा है, ये भी एलोवेरा है, ठीक है। तो ये बट बॉटनिस्ट के लिए ये 2 अलग अलग वेराइटी है। ब्रायोफाइलम देखो, ये लिफ देखिए कितना थिक है, मैंने बताया मैलेकोफाइलस जेरोफाइट्स है, इन्हीं के इनसे दूसरे पौधे देखो ये निकल रहे हैं और ये ग्रो करेंगे, ये मिट्टी में गिरेंगे तो यहाँ से फिर नया पौधा ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, सो दीज आर द जेरोफाइट्स। अभी देखो, और यहाँ देखिए ये भी एलोवेरा है, ठीक है ना, ये यूफॉर्बिया है, ये अपनसिया है, अपनशिया का मैंने ऊपर भी डायग्राम दिया था, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया, यहाँ देख रहे हो ये जो दिख रहा है आपको फाइलोक्लैड, फाइलोक्लैड इज अ स्टेम पार्ट विच इज फ्लेशी। मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर अपनसिया के अंदर या यूफॉर्बिया के अंदर स्टेम थिक है, देख रहे हो ना, ये स्टेम है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, या मैंने ऊपर में भी ये देखिए ओपोन्शिया है। तो ये जो पार्ट है ग्रीन पार्ट, ये जो ग्रीन पार्ट है दैट इज स्टेम विच इज वेरी थिक, एंड हियर द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू ए स्पाइन और थॉर्न। यहाँ लिफ है नहीं, यहाँ लिफ किस में कन्वर्ट हो गया, स्पाइन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो जिसका स्टेम थिक होता है दैट इज कम्स अंडर फ्लेशी जेरोफाइट, ठीक है, वो फ्लेशी जेरोफाइट्स के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर ये ओपोन्शिया है या यूफॉर्बिया है, ठीक है। अब है नन सक्लेंट पेरिनियल, द लास्ट टाइप ऑफ जेरोफाइट्स आर नोन एज नन सक्लेंट। इसके अंदर बेर का पौधा, बबूल का पौधा, अकवन का पौधा, ठीक है ना, ये सारे पौधे इसके अंदर आते हैं नन सक्लेंट के अंदर। जिजाइफस, बेर को क्या बोलते हैं, जिजाइफस। अब देखो यहाँ पर कि नॉन सक्लेंट पेरिनियल्स, what is the characteristics, feature and adaptation in this plant to survive? These are true xerophytes, drought resistant। मैंने अभी बताया कि वो जो इसके पहले हमने पढ़ा, सबसे पहले एफेमेरल, मैंने कहा ड्राउट इवेडर कहते हैं, स्केपर्स कहते हैं, ये ड्राउट रेसिस्टेंट है, वो सरवाइव कर लेंगे, ये ट्रू जेरोफाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। They are the plants that suffer from dryness both in their internal as well as external environment, ठीक है। तो ये कंप्लीट ड्राई कंडीशंस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इनमें ग्रो करते हैं, व्हाट आर द एडेप्टेशन वी फाउंड इन सच प्लांट्स। रूट को देखोगे, द रूट सिस्टम इज वेरी एक्सटेंसिव, अराउंड 30 मीटर लॉन्ग, समटाइम्स 30 मीटर तक लंबाई उसकी गहराई होगी रूट की, बहुत नीचे तक जाएंगे क्योंकि वाटर स्कार्स रीजन में ग्रो करना है, टैप रूट सिस्टम ग्रो करता है, बहुत डीप रूट सिस्टम होता है, और वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए कभी कभी उनकी लंबाई 30 मीटर या उससे ज़्यादा भी होती है। एग्जाम्पल मैंने दिया है ऐसे पौधे जैसे प्रोसोपिस, ठीक है, कैलोट्रोपिस, अल्फाल्फा, these are the plants which grow in the dry regions and they have the well extensive root system, ठीक है। now
दे हैव द मैकेनिज्म टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए, क्योंकि ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तो और वाटर लॉस होगा, और वाटर लॉस होगा, ऑलरेडी वो वाटर स्कार्स कंडीशन में है, तो ट्रांसपिरेशन को रोकने के वो बहुत सारे मैकेनिज्म ग्रो करते हैं। अलग अलग पौधे में अलग अलग एडेप्टेशन। जैसे मैंने यहां कुछ एडेप्टेशन लिखा है। पहला, इन सर्टेन एडेप्टेशंस क्या है? पहला, वेरी स्मॉल लीव्स। जैसे आप बेर का पौधा देखिए या बबूल का, छोटे छोटे होते हैं उनकी लीफ, तो उन्होंने लीफ का मॉडिफिकेशन कर लिया, इधर वेरी स्मॉल और एब्सेंट समटाइम्स कन्वर्टेड इनटू द थॉर्न। ठीक है, नैरो लीव्स, ओके, समटाइम्स स्केली लीव्स, ओके। आपने रेप्टाइल्स को देखा होगा, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो लैंड्स के ऊपर ग्रो करते हैं, मतलब डेवलप होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ट्रू लैंड एनिमल हैं। तो रेप्टाइल्स के भी स्किन के ऊपर स्केल्स देखेंगे, सांप देखो, ठीक है, या स्क्यूट्स होता है टर्टल्स में, टॉर्टोइजेस के अंदर। क्यों? क्योंकि उनको ड्राई कंडीशन में रहना है। तो उसी तरह इन पौधे को भी ड्राई कंडीशन में रहना है, तो कई पौधे जो है स्केली लिप्स डेवलप करते हैं या स्केल्स ऊपर में बनाते हैं। ठीक है, वैक्सी कोटिंग होगी। वैक्स का काम क्या है? वाटर रेपल्शन, वाटर रेपेलेंट है, तो वैक्सी कोटिंग होगी। जैसे कैक्टाई को टच करो आपको स्मूथ दिखाई देगा, कुछ कैक्टस आपको चिकने होंगे, ऊपर से वैक्सी कोटिंग रहती है। ठीक है, या आप लीफ को टच करेंगे जेरोफिटिक इनमें रेसिस्टेंट प्लांट के अंदर, तो वो स्मूथ लीफ होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वैक्स कोटिंग होगी, टू अवॉइड व्हाट, द ट्रांसपिरेशन, उसको लॉस को रोकने के लिए। सनकेन टाइप ऑफ एस्टोमेटा, एस्टोमेटा जो होगा वो पीचर शेप्ड होगा, घड़े की तरह होगा, वाटर स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसको हम कहते हैं सनकेन एस्टोमेटा। कब? जब वो घड़े की तरह हो, पीचर शेप्ड हो, तो हम उससे कहते हैं। ठीक है, ये भी वाटर कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज है। नेक्स्ट मैंने यहाँ लिखा है लीफ क्यूटिकुलर एंड एपिडर्मल लेयर्स। लीफ के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होगी तो वाटर लॉस से बचाएगा। एस्टोमेटा इफ प्रेजेंट, एस्टोमेटा अगर प्रेजेंट भी होगा तो एस्टोमेटा लोअर सरफेस पर होगा, लीफ के अपर पे नहीं होगा। ठीक है ना, अपर पे होगा तो ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, इधर एब्सेंट, और इफ प्रेजेंट इट इज बिलो द सरफेस ऑफ द लीफ, वो लोअर सरफेसेस के ऊपर होगा। ठीक है, दिस इज द फीचर्स यू फाइंड। उसके अलावा और क्या फीचर्स हैं? थर्ड, तो ये तो मैंने बताया कि ट्रांसपिरेशन को रोकने के तरीके हैं, कम करने के तरीके हैं। उसके अलावा जो थर्ड मॉडिफिकेशन मैंने लिखा है कि द एरियल ऑर्गन्स में बिकम वेरियसली मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। जो एरियल पार्ट है, जैसे अभी अभी अपनशिया में देखा, स्टेम एरियल पार्ट है, तो स्टेम क्या था? स्टेम इज थिक। यूफॉर्बिया तुमने क्या देखा? स्टेम इज थिक। अपनशिया में तुमने क्या देखा? लीफ इज मॉडिफाइड इनटू थॉर्न। The stem is known as phylloclad because it is green and they have capability to do the photosynthesis even in the stem part. Euphorbia में भी same condition है. The reason is green, but they have the very small the needle-like leaves. Okay, narrow leaves you can say, appropriate word. In Euphorbia the leaf is narrow, the stem is thick. तो तुमने क्या देखा कि जो एरियल पार्ट है वो अलग अलग पौधे में अलग अलग एडेप्टेशन है टू कंजर्व द वाटर. ओके, so we observe such kind of modification in the non-succulent. ये देखिए some non-succulent plant. This is the Calotropis. इसी को आप कहते हैं अक्वन. ठीक है ना. Equisetum, Ephedra, Casuarina. ठीक है. So this is all about, and the last is the halophytes. ठीक है. 2 मिनट में halophytes फिनिश कर दूं तो ये पूरा प्लांट फिनिश हो जाएगा. फिर प्लांट एडेप्टेशन, तो मुझे एनिमल एडेप्टेशन डिस्कस करना होगा आपके साथ कल.
हेलोफाइट्स मैंने कहा द प्लांट्स विच ग्रो इन अ saline region where the soil is saline. Okay, so they are a special type of xerophilous plants which grow on the saline soils with the high concentration of salt like NaCl, MgCl2 and magnesium sulfate. तो ये ऐसे पौधे हैं जो सॉल्टी कंडीशंस में ग्रो करते हैं, शलाइन कंडीशन में ग्रो करते हैं, इन द स्वाम्पी एरिया, इन द लिटोरल एरिया, इन द इंटरटाइडल जोन, टाइडल जोन्स. ओके, द मैनग्रोव्स आर द बेटर एग्जाम्पल. मैनग्रोव्स अच्छे एग्जाम्पल. मोस्ट ऑफ देम आर सक्लेंट, इसमें भी सक्लेंट स्ट्रक्चर होता है, फ्लेशी स्ट्रक्चर. देयर लीफ आर एवरग्रीन, और इनके लीफ एवरग्रीन है. थिन, स्मॉल, लेदरी, विथ वाटर स्टोरेज टिश्यू. सक्लेंट है तो वाटर स्टोरेज टिश्यूज भी होगा. थिक क्यूटिकल एंड वेल डेवलप्ड पैलिशेड टिश्यूज. ठीक है, इनमें क्लोरोप्लास्ट भी होंगे. मोस्ट ऑफ देम प्रोड्यूस निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स. मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर आप मैनग्रोव्स को देखते हैं तो रूट्स क्या होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है. रूट्स किधर जाता है, अर्थ की तरफ जाता है, तो अर्थ की तरफ ग्रो करता है नीचे की तरफ, तो हम इसे कहते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. ठीक है ना, इसके लिए वर्ड आता है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. लेकिन रूट मिट्टी में ना जाकर मिट्टी के ऊपर आ जाए, रूट्स अगर मिट्टी के ऊपर ग्रो कर जाए, मिट्टी में नीचे ना जाकर वो ऊपर आ जाए मिट्टी के, तो आप इसे वर्ड क्या यूज करोगे, निगेटिवली जियोट्रॉपिक. निगेटिवली जियोट्रॉपिक. ठीक है ना, ये रूट ऊपर आ गए मिट्टी के, इनको नीचे जाना था. तो ये जो पौधे हैं इनमें क्या स्पेशल तुम्हें एडेप्टेशन दिखाई देता है, रूट निगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रो कर जाते हैं. ठीक है ना, ऊपर पे ग्रो करते हैं, ऊपर की तरफ. ठीक है, तो कम्स आउट ऑफ द मड सरफेस. व्हाई, बिकॉज दे हैव पोर एंड दे नीड्स ऑक्सीजन. बिकॉज ये पूरा स्टैग्नेंट है, सलाइन है, इनको ऑक्सीजन चाहिए होता है. ये एनएरोबिक कंडीशंस रहता है सॉइल में, एयर नहीं प्रेजेंट रहते, तो इनको एयर चाहिए होता है फॉर सर्वाइवल. तो ये ऑक्सीजन के लिए उन्होंने क्या कर लिया, निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स डेवलप कर लिया, कॉल्ड न्यूमैटोफोर्स. तो मैंने इसके ऊपर बताया था पोर्स होते हैं. ठीक है ना, न्यूमैटोथोर्स और न्यूमैटोफोर्स मैंने वर्ड कल यूज किया था. इट पजेस ब्रीदिंग पोर्स फॉर गैसियस एक्सचेंज. और इनके ऊपर ये जो पोर्स है वो क्या करेंगे, गैसियस एक्सचेंज करेंगे. O2 absorb, CO2 release. ओके, समटाइम्स दे आर विविपेरी. इनके सीड्स प्लांट में ग्रो कर जाते हैं, प्लांट में, और उसके बाद वो जमीन पे गिरते हैं. ऐसा नहीं कि सीड्स आया और नीचे गिरा, तो ऐसे विविपेरी कहते हैं. सीड्स ग्रो इन अ प्लांटलेट विद इन द प्लांट. प्लांट में ही सीड का ग्रोथ हो जाएगा, फिर उसके बाद वो सरफेस पे ग्रो करेगा, तो हम ऐसे पौधे को कहते हैं विविपेरी. तो ये यूनिक प्लांट होते हैं विविपेरी. ठीक है, और साथ में कहाँ ग्रो करते हैं, लिटोरल और स्वाम्प एरियाज में. द लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट आर एन एग्जाम्पल ऑफ हैलोफाइट्स. वहाँ जो ट्री दिखाई देंगे इन द स्वाम्प फॉरेस्ट, इन लिटोरल फॉरेस्ट, दैट ट्री आर हैलोफाइट्स. They can tolerate the high amount of salt in the soil. They are adapted to survive in that environment. Okay, they are known as mangroves in the tropical and subtropical area. An example of mangrove plant is Rhizophora schonnerita, as well as sundari, as you know, जिसके नाम पर सुंदरबन है. तो इस तरह से आपको ये मैंने एग्जाम्पल दिया. So this is all about the adaptation in the plants. This is the last topic what I have dealt with. तो चलो फिर, thank you.